गुड मॉर्निंग गाइस। सो कैन एनीवन टेल मी लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या डिस्कस कर रहे थे गाइस? व्हाट वी वर डिस्कसिंग लास्ट टाइम? हेलो हेलो, आई होप आई एम ऑडिबल। हेलो दीप, हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो गाइस। यस सर। तो कौन किधर है बाकी लोग? दीप, कनव मेहता, विनिशा, साक्षी, आयुश्री, अंकिता, धवल। क्या सर? या बोलो, लास्ट टाइम क्या दिखा किया था हम लोगों ने? सर लास्ट टाइम मैं एब्सेंट थी आपको मैसेज। What about others? Anyone? What we were discussing last time? कोई प्रोग्राम देख रहे थे? ये बताओ। सर नहीं, प्रोग्राम नहीं दिखे थे सर। वो ग्रेटेस्ट नंबर वाला प्रोग्राम देखा था। हाँ, ग्रेट है। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। This is our third lecture, ना? क्या सर? Okay. Okay. So today we'll be discussing. So today we are going to discuss our Python notes only. लास्ट टाइम हम लोगों ने ये जो पीडीएफ है इसमें से काफ़ी कुछ चीज़ें डिस्कस किए थे। इफ़ आई जस्ट क्विकली रिवाइज थिंग्स, सो पाइथन क्या होता है, बेसिक वी आर डन डिस्कसिंग। ओके, आई होप माय वॉइस इज लाउड एंड क्लियर विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। हेलो। यस सर। यस सर। Yeah. So we have Python is a high level language. Low level language क्या होता है वो डिफरेंस समझा था हम लोगों ने। दिस लैंग्वेज इज ऑल्सो पोर्टेबल, ये देखा हम लोगों ने। द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर क्या होता है ये देखा हम लोगों ने। इंटरप्रेटर में वी डायरेक्टली प्रोवाइड अ सोर्स कोड, इट इंटरप्रेट्स इनटू अ मशीन लेवल लैंग्वेज और वो वहाँ पे एग्जीक्यूशन के साथ में आउटपुट मिल जाएगा। when we talk about a normal compiler thing, तो source code से compile होके वो byte code में convert होता है। I have given you example कि आपके मोबाइल में जो applications होते हैं, once you click on those icon, मोबाइल ऐप में जो भी कोई ऐप होता है उसके आइकन पे व्हेन यू क्लिक, द प्रोग्राम गेट्स एग्जीक्यूटेड एंड एज अ रिजल्ट वो ऐप जो है वो ओपन होता है, आपको आउटपुट मिलता है। सो दैट इज ऑब्जेक्ट कोड। एग्जीक्यूटर आएगा यहाँ पे, आउटपुट बता रहे हैं। देन बाइट कोड, मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होगा। पाइथन शेल क्या होता है, वी आर ऑलरेडी डन यूजिंग हाउ टू यूज, वो भी मैंने आपको बताया था। पाइथन शेल कमांड प्रॉम्प्ट टाइप जो पावर शेल था, नॉर्मल पाइथन का शेल था, वो सारे यहाँ पे आ गए। देन यहाँ पे ये बेसिक आपको प्रोग्राम बताया हुआ है। हम लोगों ने तो इससे थोड़े बेटर वाले प्रोग्राम किए। हिस्ट्री ऑफ पाइथन मैंने बोला था कि आपको पढ़ लेना है हिस्ट्री ऑफ पाइथन। जीपीएल एक क्या होता है ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। जीपीएल स्टैंड्स फॉर जनरल पब्लिक लाइसेंस। इट मीन्स कि जब कभी अगर कोई एक सॉफ्टवेयर freely available है, so that means it comes under a GPL license, general public license, where you have right to use that software, where you have a license to use that software, but at any point of time you cannot customize it and sell in the market without the permission of the original author। तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जैसे पाइथन जो है वो ओपन सोर्स है,
तो मैं उसको मॉडिफाई करूँगा, उसका कोड सारा मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं उसको मॉडिफाई करके अपने नाम पे एक नया लैंग्वेज मार्केट में लॉन्च नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो आपको वो सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड प्रोवाइड होता है, आप वो सोर्स कोड के साथ वर्क कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो, आपको जैसा कंफर्टेबल लगेगा वैसे आप उसके साथ वर्कआउट कर सकते हो। ये सब यहाँ पे पॉसिबल है। बट अगर आपको कमर्शियली एक्सप्लॉइट करना है उसको, कहीं पे आपको उसके अंदर कोई चेंजेस करने हैं, तो फिर आपको उसके कॉपीराइट्स रिक्वायर्ड होते हैं, और कॉपीराइट्स जो ओनर होता है उनके पास से मिलता है। ये होने के बाद में नेक्स्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फीचर्स ऑफ पाइथन। इट इज़ इजी टू लर्न, इजी टू रीड, इजी टू मेंटेन। एक बहुत बड़ा अच्छा सा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी अवेलेबल है। लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारे रेडी प्रोग्राम्स आपके पास अवेलेबल है, तो आपको बार बार वो चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप लाइब्रेरी में से वो प्रोग्राम्स यू कैन डायरेक्टली कॉल, बराबर है, और वो डायरेक्टली आपके प्रोग्राम में वो सेम फंक्शनलिटी वर्कआउट हो जाएगा। इंटरैक्टिव मोड है, काफ़ी इंटरैक्टिव मोड है। तो हम लोगों ने देखा था कि एज सुन एज आई गिव एनी इनपुट, मुझे टर्मिनल पे ही उसका आउटपुट मिल जाता है ना। तो इट्स क्वाइट इंटरैक्टिव। ऐसा आपको कोई दूसरे लैंग्वेज में नहीं मिलता है कि जहाँ पे मैंने एक लाइन लिखा और उसको एग्जीक्यूट करके उसी के नीचे उसका आउटपुट मिल जाएगा। सो पाइथन इज क्वाइट इंटरैक्टिव मोड, पोर्टेबल है, एक्सपेंडेबल है, डेटाबेस कनेक्टिविटी हो सकता है। मैंने ये आपको बताया था, पोर्टेबल मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म पे हम लोग जाके उसको इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं प्रोग्राम्स को। एक्सटेंडेबल का मतलब है कि न्यू टेक्नोलॉजी के साथ मैं इसको कनेक्ट कर सकता हूँ, तो फ्यूचर में अगर कोई न्यू टेक्नोलॉजी भी अगर आ रहा है, we can easily accommodate और we can easily adopt those technology as well, और उसके साथ भी हम लोग बहुत easily work कर सकते हैं। डेटाबेस, GUI प्रोग्रामिंग, GUI प्रोग्रामिंग इज सिंपल, जैसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI स्टैंड्स फॉर। तो अगर मुझे कोई एक वेबसाइट बनाना है जहाँ पे साइन अप फॉर्म, लॉगिन फॉर्म, वेब पेज डिज़ाइन करना है, सो दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल यूजिंग आई कैन से पाइथन। सो वो एक नेक्स्ट पॉइंट है। उसके बाद में एज यू कैन सी इसके आगे आपको क्या दिया है, पाइथन इज ऑल्सो अ स्केलेबल वन। तो ये जो स्केलेबल वन है, सो जो स्केलेबल वन है इसका मतलब क्या होगा कि इट सपोर्ट्स लार्ज प्रोग्राम्स, बराबर है। आप एक बहुत अच्छा सा बड़ा सा प्रोग्राम एल्गोरिदम लिख सकते हो और वो काफ़ी स्मूथली हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। ये आपका मेनली जो हम लोग बात कर रहे हैं वो स्केलेबल वाला पार्ट आ गया। ठीक है। सो दिस आर द फ्यू पॉइंट्स। इसके आगे नेक्स्ट जो हम लोग के पास पॉइंट है, दैट इज इट सपोर्ट्स फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आपने C++ में बेसिक एक आध बार तो शायद देखा रहेगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब बेसिकली होता है कि आप एक प्रोग्राम एक बार लिख दो और उसको आप 1000 बार रीयूज़ कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि उसके अंदर सिक्योरिटी फीचर्स या एस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा होता है। आज के टाइम पे आप फेसबुक, ट्विटर, कोई भी जो स्टैंडर्ड एप्लीकेशन हम लोग यूज़ करते हैं, वो अगर आप देखोगे ना, एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स। आप भी आगे अगर कोई अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे, वेदर यू यूज़ पाइथन, जावा या एनी अदर लैंग्वेज, आपको भी वहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ही यूज़ करना पड़ेगा। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब एक क्लास, एक प्रोग्राम आप बना दो और उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू मल्टीपल टाइम्स यू कैन रीयूज द सेम प्रोग्राम। ये उसका बेनिफिट होता है। सो दैट्स वाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज क्वाइट पॉपुलर, क्वाइट नहीं, वेरी 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 पॉपुलर। सी प्रोग्राम में अगर आप देखेंगे, सी इज़ आई कैन से कि वो आपका एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें मैं क्लास या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ नहीं कर सकता। उसको हम लोग प्रोसीजर ओरिएंटेड बोलते हैं। तो अगर एक सेम लॉजिक या प्रोग्राम मैंने पहले कोई एक प्रोग्राम में बनाया हुआ है, लेकिन मैं उसको यहाँ सी में बहुत इजीली यूज़ नहीं कर पाऊँगा, मुझे उसको वापस लिखना पड़ेगा। ये उसका ड्रॉबैक है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेनिफिट क्या होता है, एक बार आप लिखो और आप उसको 50,000 बार यूज़ कर सकते हो। तो सिर्फ मैंने लिखा हुआ मैं यूज़ करूँगा ऐसा नहीं है। मैंने लिखे हुए कोई प्रोग्राम्स अगर मैंने आपको प्रोवाइड किए, आप भी उसको रीयूज़ कर सकते हैं, एंड वाइस वर्सा।
तो हम लोग हर कोई एक दूसरे को बेनिफिट कर सकता है, ये उसका मेन एडवांटेज होता है. सो दैट्स व्हाई वी एम्फसाइज मोर ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. देन उसके आगे क्या बोला है, इट कैन बी यूज्ड एज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एज वेल. स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मतलब जहाँ पे मैं बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिख सकता हूँ बड़े एप्लीकेशंस के लिए. सो बड़े स्क्रिप्ट लिख सकता हूँ, दैट माइट बी 100, 200, 300, 500 और thousands ऑफ लाइंस लॉन्ग. इतने बड़े स्क्रिप्ट प्रोग्राम्स में लिख सकता हूँ, ठीक है, और उसको वो बहुत एफिशिएंटली हैंडल कर पाएगा. उसका आउटपुट क्या रहेगा वो भी हम लोग बहुत इजीली देख सकते हैं. दूसरी बात, इट प्रोवाइड्स वेरी हाई लेवल डायनेमिक डेटा टाइप्स. अब ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. डेटा टाइप का मतलब क्या होता है, आपके पास जो वेरिएबल होगा, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था वेरिएबल क्या होता है. तो अगर मेरे पास कोई एक वेरिएबल है तो वो वेरिएबल कौन से टाइप का है ये मैं देख सकता हूँ. और वो जो भी टाइप का वेरिएबल है मेरा, उसका जो मेन उसमें जो मेन डेटा टाइप है उसको भी मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ. इट मीन्स कि सपोज अगर मुझे कोई कस्टमाइज टाइप का डेटा स्टोर करना है तो मैं अपना खुद का डेटा टाइप भी बना सकता हूँ. स्टैंडर्ड जो डेटा टाइप होता है वो कौन से होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, ये आपके स्टैंडर्ड डेटा टाइप हो गए. मुझे जैसे आप देखो कि वी हैव सैप आईडी फॉर एनएम. तो अब ये जो सैप आईडी है वो काफ़ी बड़ा है, और उसके साथ में सपोज वी हैव सम अल्फ़ाबेट एट द बिगिनिंग. जस्ट एग्जांपल कि इफ़ यू आर इन एस वाई तो आई विल राइट SY5300 समथिंग समथिंग. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वी हैव SAP ID or a roll number which is combination of characters and numbers. So at that point of time आपको वहाँ पे अपना एक अलग से डेटा टाइप बनाने में हेल्प होगा, जो सिर्फ मैं बोलूँगा कि ओके माय डेटा टाइप इज इटसेल्फ अ SAP ID या इट कॉल्ड एज रूल नंबर ओनली. तो क्या होगा कि आपके लिए एक स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड डेटाबेस आपने बना दिया. सैप आईडी जो होता है ना वही इतना बड़ा होता है. अदरवाइज नॉर्मल कॉलेजेस में इफ यू गो एंड फाइंड आउट रोल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स, दे जस्ट 2 और 3 डिजिट लॉन्ग, नॉट दिस लॉन्ग. ये एक हम लोग का मोबाइल नंबर से भी बड़ा आपका सैप आईडी हो गया, इतना बड़ा नहीं होता है ना. सो सैप आईडी है सॉफ्टवेयर के थ्रू जनरेटेड एक यूनिक आईडी है, जिसके थ्रू हम लोग सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको कैच कर रहे हैं या उनका डेटा मेंटेन कर रहे हैं. दैट्स व्हाई दिस नंबर इज टू लॉन्ग. इन नॉर्मल सिनारियो दिस नॉट गोइंग टू बी दैट लॉन्ग. बराबर है. तो एक कॉलेज का अगर मैं एप्लीकेशन बना रहा हूँ और वहाँ पे उनके स्टूडेंट्स के अगर मैं रोल नंबर सेव करूँगा, इट्स गोइंग टू बी जस्ट 3 to 4 डिजिट, मैक्सिमम 4 डिजिट लॉन्ग रहेंगे. बट इन आवर कॉलेज दिस नंबर्स आर मोर देन 10 डिजिट्स लॉन्ग. सो अगर 10 डिजिट से भी अगर बड़े नंबर्स है, सो दैट टाइम इंटीजर विल नॉट हेल्प टू सेव दिस बिग नंबर. तो वो टाइम पे आपको लॉन्ग इंट लेना पड़ेगा, वापस उसके ऊपर कंसेप्ट फॉलो करने पड़ेंगे. सो इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग दिस थिंग आई कैन जस्ट क्रिएट माई कस्टमाइज डेटा टाइप. बराबर है. डेटा टाइप मतलब कौन से टाइप का डेटा आप अपने वेरिएबल में सेव करेंगे उसको डेटा टाइप बोलते हैं. डेटा का टाइप, कौन से टाइप का डेटा आपको स्टोर करना है. तो स्टैंडर्ड कस्टमाइज्ड स्टैंडर्ड उन्होंने दिए रहता है कि हाँ आप एक आपको नाम सेव करना है, एड्रेस सेव करना है, ईमेल आईडी सेव करना है, तो आप एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा यूज़ कर सकते हैं. एंड नंबर्स सेव करने हैं तो इंटीजर टाइप, डेसिमल पॉइंट में नंबर्स अगर सेव करने हैं तो फ्लोटिंग टाइप, है ना. ये सब पॉसिबल होता है. बट फिर भी उसके रूल्स जो है वो कुछ स्टैंडर्ड होता है. मुझे क्या चाहिए, मुझे अपने एप्लीकेशन स्पेसिफिक अगर डेटा टाइप चाहिए तो मैं यहाँ पे वो डायनेमिक डेटा टाइप जो है वो यहाँ पे सपोर्ट ये पाइथन करता है. मैं अपने खुद के कस्टमाइज डेटा टाइप बना सकता हूँ. गार्बेज कलेक्शन यहाँ पे है और बाकी के ये इजीली इंटीग्रेटेड लैंग्वेजेस है. मतलब एक लैंग्वेज में कुछ चीज़ें बने हुए हैं उसको मैं इजीली पाइथन के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ. इट माइट पॉसिबल देयर आर फ्यू प्रोग्राम्स विच आर रिटर्न इन ASP.NET. ये ActiveX जो है ना, दिस इज ASP.NEट वाला पार्ट है. .NET माइक्रोसॉफ्ट .NET फ्रेमवर्क आता है, आप TY में पढ़ेंगे उसको. तो ASP.NET, VB.NET, C# आता है. तो ये सारे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है ये विजुअल स्टूडियो के अंदर आता है. और उसका एक पार्ट है ActiveX जो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए आता है, अभी मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ.
बट यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ऐसे कोई दूसरे लैंग्वेजेस में बने हुए प्रोग्राम के साथ भी आप पाइथन को कनेक्ट कर सकते हैं, ये बेनिफिट होता है। इंस्टॉलिंग पाइथन वी आर ऑलरेडी डन, तो यहाँ पे आपको जो स्टेप्स दिए हुए हैं ये हम लोगों को कोई काम के नहीं है। पाथ सेट करना, अब जो पहले के हम लोगों के जो पाइथन जब हम लोग इंस्टॉल करते थे ना फ्रॉम python.org, हाउ वी हैव इंस्टॉल्ड इट लास्ट टाइम व्हेन वी हैव स्टार्टेड डायरेक्टली विद द प्रोग्राम्स, मैंने आपको बताया था वी हैव इंस्टॉल्ड विजुअल स्टूडियो कोड एज वेल एज python.org से पाइथन इंस्टॉल किया था। सो द थिंग विच वी हैव डिस्कस्ड देयर, तो उसमें क्या था कि हम लोग मेनली एक सेटअप इंस्टॉल करते हैं। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द ओल्डर वर्जन ऑफ पाइथन, सो वो टाइम पे आपको अगर कमांड प्रॉम्प्ट में अगर अलग से पाइथन अगर रन करना है, वी सपोज टू सेट अप वन पाथ एज वेल, और वो पाथ जब आप जो टर्मिनल या कमांड प्रॉम्प्ट में सेट करेंगे ना, तब जाके वो चीज़ें प्रॉपर वर्क होते थे। आज के टाइम पे इन पाइथन 3.5 के ऊपर वाले जो वर्जन है उसमें पाथ जो है वो ऑटोमेटिक सेट हो जाता है, हम लोगों को कोई करने की ज़रूरत नहीं है। बेस्ट एग्जांपल हम लोगों ने जो पाइथन 3.9 इंस्टॉल किया, ऑटोमेटिकली टर्मिनल पे, पावर शेल पे, हर जगह पे पाइथन वर्क हुआ ना, सो हम लोगों को अलग से कोई मेहनत नहीं करना पड़ा। दिस इज द बेनिफिट। सेटिंग अप पाथ इन लिनक्स एंड यूनिक्स एंड लिनक्स, ये अगेन हम लोगों का कंसर्न नहीं है। सेटिंग पाथ इन विंडोज, सो कैसे पाथ सेट करेंगे, सो यू कैन जस्ट गो टू कमांड प्रॉम्प्ट, और कमांड प्रॉम्प्ट में जाके वी राइट दिस कमांड, ठीक है, टू एंटर द पाथ, टू सेट द पाथ। अब यहाँ पे हम लोग ऐसा कुछ कर ही नहीं है रहे, तो मैं आपको ये अभी नहीं बता रहा हूँ, दिस इज लाइक आउट ऑफ सिलेबस। ये अभी हम लोगों का, पहले हम लोगों को मेहनत करना पड़ता था, अभी ऐसा नहीं करना पड़ता है। सो पाथ क्या होगा, ये सब आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ये सिर्फ हम लोगों को तभी कभी कभी यूज़ करना पड़ता है, आप ये नोट्स रखना अपने साथ में। समटाइम्स इट दिस इज रिक्वायर्ड, जब अगर मुझे मैन्युअली कहीं पे पाथ सेट करना पड़े। फॉर एग्जांपल इफ आई एम गोइंग टू यूज पाइथन फॉर माई फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, जहाँ पे मैं पाइथन के थ्रू कोई एक मशीन कनेक्ट करूँगा, एक एम्बेडेड सिस्टम कनेक्ट करूँगा। सो व्हेन आई ट्राई टू कनेक्ट एनी एम्बेडेड सिस्टम ना, तो वो टाइम पे दिस इज समथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड, और दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी मच यूजफुल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, सो वो आएगा। रनिंग द पाइथन प्रोग्राम, इट्स क्वाइट सिंपल। पाइथन प्रोग्राम कैसे रन करते हैं, हम लोगों ने तो पाइथन के बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑलरेडी ट्राई कर लिए। सो हाउ टू रन पाइथन प्रोग्राम, सो यहाँ पे आपको क्या दिया है, एंटर अ कमांड लाइन, एंटर पाइथन इन द कमांड लाइन। कमांड लाइन मतलब वी बेसिकली टॉक अबाउट, वी आर टॉकिंग हियर अबाउट कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, कमांड लाइन का मतलब वेयर आई कैन डायरेक्टली गिव द कमांड्स, उसको कमांड लाइन बोलता है। तो इफ आई ओपन, आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन, ओके। सो इफ आई ओपन cmd, that is command prompt, and here if I write python, पे ये पाइथन इंटरप्रेटर जो है इट स्टार्टेड हियर। सो यहाँ पे ये सेम चीज़ बोल रहा है, एंटर पाइथन एट द कमांड लाइन, और उसके बाद में यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट वर्किंग विद इट। देन यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं कमांड लाइन के। -d प्रोवाइड्स अ डिबग आउटपुट, क्या आएगा वो, -o बाइट कोड प्रोवाइड करेगा। देन -s क्या करेगा, डू नॉट रन इम्पोर्ट साइट टू लुक पाइथन ऑन स्टार्टअप। अलग अलग ऑप्शंस है, ये आपको MCQs के लिए यू सपोज टू रिमेंबर दिस। ठीक है, रन पाइथन स्क्रिप्ट सेंट इन एज कमांड स्ट्रिंग। अगर मुझे यहाँ पे कोई पाइथन स्ट्रिंग, जैसे यहाँ पे देखो हम लोग कोई एक डायरेक्टरी में जा सकते हैं, वो डायरेक्टरी से बाहर आ सकता है। लाइक इफ आई जस्ट गो टू हियर, आई कैन राइट D:, मैं D ड्राइव में चले गया, सॉरी E ड्राइव है मेरे इसमें। सो एज यू कैन सी आई जस्ट राइट E:, मैं E ड्राइव में चले गया। नाउ हियर इफ आई राइट cd पाइथन, तो मैं पाइथन डायरेक्टरी में गया। देन आई विल राइट cd डिवीजन b, तो मैं डिवीजन b, एक सेकेंड, पाइथन में, ओके, इन UPG I have division A and B, so I'll go to cd UPG, then in cd division B, है ना। देखो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, मेरे जो कमांड्स है, मेरे जो फाइल्स है, उसको मैं यहाँ पे डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकता हूँ।
नाउ फ्रॉम हियर आई कैन गो टू पाइथन, है ना, और यहाँ पे मैं कोई फाइल्स जो है उसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। आई कैन राइट पाइथन lecture1.py। सो यहाँ पे अभी ये क्या बोल रहा है, lecture1 नाम का मेरा कोई फाइल नहीं है इसमें। जस्ट चेक, lecture1 है। नहीं, ऑलरेडी, सॉरी, ऑलरेडी मैं यहाँ पे हूँ। ऑल राइट पाइथन lecture1.py। ओके, ठीक है, वो शायद अपडेट की वजह से वो प्रॉपर नहीं हो रहा, तो वो चेंज हो गया है। सो यहाँ पे देखो आपको क्या बता रहा है, वी हैव डिफरेंट मोड्स। बाइट कोड अगर आपको चेक करना है तो वी यूज -o, -s इज डू नॉट रन इम्पोर्ट साइट। देन वर्बस मोड होता है एक। वर्बस मोड का मतलब होता है कि बैकएंड में क्या क्या चीज़ें हो रहा है ना, वो सब आपको फ्रंट एंड में पता चलता है। इसको वर्बस मोड बोलते हैं हम लोग। लाइक बैकएंड में जब अगर मैं कोई एक पाइथन का प्रोग्राम अगर एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेनली कौन से लाइब्रेरी फाइल्स वो यूज़ करता है, ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पे पता चलता है। दैट्स व्हाट वी मीन बाय वर्बस मोड। देन यहाँ पे आपको सेम वे पाइथन स्क्रिप्ट अगर आपने सेंड किया है उसको कैसे यूज़ करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, वो दिया है। स्क्रिप्ट फ्रॉम कमांड लाइन यहाँ पे आपको दिया है कि जैसे अगर मैं यहाँ पे पाइथन टाइप करता हूँ एंड पाइथन का ये आईडीएल ओपन होता है। ओके, ऑन पाइथन आईडीएल आई कैन राइट माई स्क्रिप्ट ओपनिंग अ फाइल, जैसे हम लोगों ने विजुअल स्टूडियो कोड में किया था। सो यहाँ पे देखो आई कैन गो टू फाइल ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे देखो ये फाइल ऑप्शन, न्यू फाइल, हियर आई कैन टाइप माई स्क्रिप्ट, प्रिंट हेलो, एंड देन आई कैन रन दिस फाइल। सो रन करने के लिए आई सपोज टू सेव इट, मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। आई सेव इट इन division B and I'll write lecture 2, okay, lecture 3 एंड सेव। सो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसका आउटपुट आ गया। सो ये क्या हुआ, मैंने एक स्क्रिप्ट लिखा, वो जो फाइल जो है दिस इज माय स्क्रिप्ट, ये मेरा स्क्रिप्ट है, और इसके अंदर मैं चाहिए उतने अलग अलग लाइंस और ऐड कर सकता हूँ, और वो लाइंस ऐड करने के बाद में से एट द एंड आई कैन जस्ट रन इट एंड चेक फॉर द आउटपुट, ठीक है। आई कैन ऑल्सो राइट वन मोर स्टेटमेंट हियर। मैंने अपना स्क्रिप्ट लिखा और अब मैं इसको रन कर सकता हूँ। सी सेव करने बोलेगा, सेव करो, यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है आपको। सो स्क्रिप्ट राइटिंग का मतलब होता है इन शॉर्ट एक बड़े प्रोग्राम्स लिखना। मैंने अभी 2 ही लाइन लिखा है, नॉर्मली हम लोग यहाँ पे ऐसे मल्टीपल लाइंस लिखते हैं। अ पाइथन स्क्रिप्ट कैन बी एग्जीक्यूटेड एट द कमांड लाइन बाय इन्वोकिंग इंटरप्रेटर, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा, ये जो आउटपुट जो दिया है ये किसने दिया है, ये इंटरप्रेटर ने मुझे आउटपुट दिया है ना, जिसने 2 लाइन एग्जीक्यूट किया और उसका आउटपुट मुझे बताया। सो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है आईडीई, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। जैसे यहाँ पे पाइथन में आईडीएल है उसका, जहाँ पे आई कैन एट दिस प्लेस, देखो यहाँ पे ये जो प्लेस है यहाँ पे आई कैन राइट अ प्रोग्राम, पूरा प्रोग्राम, और बाद में मैं उसको रन करता हूँ, ठीक है। इसको इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बोलते हैं। एज यू कैन सी प्रिंट का, ये देखो प्रिंट जब अगर मैं लिखता हूँ इसका कलर चेंज होता है, हेलो का कलर चेंज होता है। अगेन अगर मैं यहाँ पे डबल कोट्स अगर रख रहा हूँ तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जो पाइथन का आपको इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मिलता है कि ये प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। ये देखो यहाँ पे ये मैंने अगर मैंने यहाँ से ये डबल कोट्स अगर क्लोज नहीं किया, ये मुझे कोई ढंग का एरर नहीं बता रहा है। ये क्या बता रहा है, सिर्फ ये जो ब्रैकेट है ना ये ग्रीन कलर में बता रहा है। इससे मुझे ज़्यादा पता नहीं चलेगा जब मैं बड़े प्रोग्राम्स लिख रहा हूँ। बट इंस्टेड इफ आई गो टू विजुअल स्टूडियो कोड, तो विजुअल स्टूडियो कोड में जब मैं जाता हूँ, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी कैसे हम लोग ओपन करते हैं उसको। सो व्हेन आई गो टू विजुअल स्टूडियो कोड, सो उसमें क्या होगा कि जो भी मेरा प्रोग्राम है उसमें अगर कहीं पे भी अगर कोई भी अगर एरर या प्रॉब्लम आ रहा है ना, वो इमीडिएटली मुझे वहाँ पे बताएगा, ठीक है। तो मुझे वो लाइन से पता चलता है, वो फाइल का जो नाम है उससे पता चलता है। आई जस्ट क्लोज दिस,
और यहाँ पे देखो ये हम लोगों ने लास्ट टाइम जो प्रोग्राम देखा था वो वाला है हम लोगों का, ठीक है। अब यहाँ पे इफ आई डोंट क्लोज दिस डबल कोट्स, जैसे ही अगर मैंने डबल कोट्स अगर क्लोज नहीं किया, यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले ब्रैकेट का कलर चेंज हुआ, वो मुझे बहुत प्रॉपरली पता चल रहा है। और उसके साथ में यहाँ पे वो कहीं ना कहीं जब अगर मैं नेक्स्ट लाइन में चले जाऊँगा तो यहाँ पे वो मुझे एरर बताएगा, ठीक है। हम लोगों ने लास्ट टाइम भी देखा था ये सेम चीज़। ये आपका बेनिफिट होता है कि जब अगर हम लोग ऐसा आइडियली यूज़ करते हैं तो एरर्स फाइंड करने में वो भी बहुत इजीली आपको हेल्प करता है। कोई प्रोग्राम अगर प्रॉपरली वर्क नहीं हो रहा है तो आपको वो सजेशंस देता है कि वो क्यों वर्क नहीं हो रहा है। आप कोई पैकेज अगर इंपोर्ट करना भूल गए हो तो यू कैन इंपोर्ट दैट पैकेज। तो ये सब में आपको वो हेल्प करता है। तो इसके लिए आईडीएलई जो होता है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आईडीएलई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो आपके लिए चीज़ें डेवलपमेंट वाले जो चीज़ है वो सिंपल कर दे। इसको हम लोग इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बोलते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट इफ़ यू कैन सी हियर, यहाँ पे देखो, यूनिक्स विंडोज़ के अंदर हम लोग के पास अलग अलग ऐसे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मैक के लिए भी अलग है, यूनिक्स के लिए, विंडोज़ के लिए। मैंने आपको ये जो विजुअल स्टूडियो कोड बताया, ये दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल, जहाँ पे देखो यहाँ से आई कैन ओपन माई पावर शेल, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, अगर मुझे चाहिए आई कैन स्प्लिट माई टर्मिनल एज वेल। ये देखो यहाँ पे मेरा टर्मिनल स्प्लिट हो गया। एट अ टाइम आई कैन परफॉर्म 2 प्रोग्राम, आई कैन रन 2 प्रोग्राम। जैसे आप देखो कि अगर मेरे पास एक चैटिंग एप्लीकेशन है, तो यहाँ से अगर मैं हेलो भेजूंगा यहाँ पे आ रहा है कि नहीं, यहाँ से अगर मैं कुछ लिखूंगा यहाँ पे जा रहा है कि नहीं। कोई 2 प्रोग्राम साइमल्टेनियसली कैसे वर्क करेंगे वो चेक करना है, वो मैं देख सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये पॉसिबल है। यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है, स्प्लिट विंडोज। जब मैं स्प्लिट करूंगा ना तो एक प्रोग्राम मेरा यहाँ पे ओपन रह सकता है, दूसरा प्रोग्राम यहाँ पे ओपन है, और दोनों को मैं साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करके चेक कर सकता हूँ। इसका आउटपुट मैं यहाँ पे वेरीफाई कर सकता हूँ, इसका आउटपुट मैं यहाँ पे वेरीफाई कर सकता हूँ, है ना। दिस ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। ये समथिंग, दिस इज समथिंग विच इज वेरी मच यूजफुल। गेटिंग माई पॉइंट। ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है ना, कि जहाँ से आप चीज़ों को और बेटर वे में वर्कआउट कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर आप देखेंगे कि मेरे पास ये सारे बेनिफिट्स अवेलेबल है। कोई अगर पैकेज मुझे इंस्टॉल करना है तो वो भी मैं बहुत सिंपली यहाँ से ही कर सकता हूँ। डीबग कंसोल अगर चाहिए तो वो यहाँ पे ही होता है। हम लोगों ने कोई बड़े प्रोग्राम्स ट्राई नहीं किए, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे ये सारी चीज़ों को ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे। लेकिन जब आप प्रॉपर कोई बड़े प्रोग्राम्स ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कितने यूज़फुल होता है। ओके, तो यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है डिबगिंग। डिबगिंग का मतलब क्या होता है, डिबग करने का मतलब एरर फाइंड करना। तो कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स टास्क या प्रोग्राम्स जब हम लोग लिखते हैं तो कहीं ना कहीं कोई एरर्स आता है, ठीक है। वही दिया है देखो यहाँ पे, अ प्रोग्रामिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड बिकॉज इट इज डन बाय द ह्यूमन। कहीं ना कहीं एरर आना जो है ये कॉमन सी बात है। प्रोग्रामिंग एरर्स आर कॉल्ड बग्स, ठीक है। ध्यान से देखो, प्रोग्रामिंग एरर्स जो अगर हम लोग के आता है उसको बग्स बोलेंगे, एंड प्रोसेस ऑफ ट्रैकिंग डाउन एंड करेक्टिंग दिस बग्स और एरर्स, इसको डिबग बोलता है। बग मतलब एरर है आपके प्रोग्राम में, ठीक है। बग का मतलब क्या हो गया, वी हैव सम और द अदर काइंड ऑफ एरर इन आवर प्रोग्राम, तो वो बग हो गया। अब ये जो बग है इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, रेक्टिफाई करूंगा, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, डीबगिंग बोलूंगा, ठीक है। डीबगिंग का मतलब क्या हो गया, कोई एक एरर है, इसको मैं सॉल्व करने का ट्राई कर रहा हूँ, मतलब मैंने क्या किया, डीबगिंग किया। देर आर 3 काइंड्स ऑफ एरर इन अकर्स इन अ प्रोग्राम। एक आपका सिंटैक्स एरर होगा, ये हम लोगों ने हर किसी ने फेस किया है। सेमीकोलन भूल गए, कोलन भूल गए, डबल कोट स्टार्ट किया, क्लोज नहीं किया, ब्रैकेट ओपन किया, बंद नहीं किया, ये सिंटेक्टिकली ग्रामेटिकल एरर्स हो गए, है ना। तो ये सिंटेक्स एरर मोस्ट ऑफ टाइम हम लोगों को फेस होता है और हम लोग उनको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। कहीं पे डॉट डालना भूल गए हम लोग, कहीं पे सेमीकोलन भूल गए, कॉमा भूल गए, है ना। ये सारे आपके सिंटेक्टिकल एरर होता है। दैट्स फर्स्ट टाइप, सिंटेक्टिकल। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर हम लोग कोई एक इंग्लिश सेंटेंस की बात करते हैं तो उसके अंदर अगर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, तो एट द एंड मैं क्वेश्चन मार्क डालूंगा। इफ आई एम एक्सप्लेनिंग, इफ आई ट्राई टू एक्सप्लेन समथिंग, मैं वहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क डालूंगा, फुल स्टॉप डालूंगा।
सो ऐसे हम लोगों के अलग अलग ग्रामेटिकल वेज होते हैं। कहीं पे अगर मैं पॉज ले रहा हूँ तो मैं वहाँ पे कॉमा डालूंगा, या अगर मैं नया स्टेटमेंट चालू कर रहा हूँ तो मैं फुल स्टॉप डाल के फिर नया स्टेटमेंट चालू करूंगा। तो इससे पता चलता है सामने वाले को भी कि कहाँ पे कौन सा एक स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ और कहाँ से दूसरा स्टेटमेंट चालू हो रहा है। एग्जैक्टली सेम वे व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पाइथन एज वेल, वहाँ पे भी व्हेन आई पुट अ कॉमा, सेमीकोलन, समथिंग लाइक दैट, तो उसको हम लोग स्टेटमेंट टर्मिनेशन ऑपरेटर्स बोलते हैं, जिससे पाइथन को भी पता चलेगा कि कहाँ पे कौन सा हम लोग का स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, या कहाँ से कितने या कहाँ तक का स्टेटमेंट आपको प्रिंट करना है, कहाँ से कहाँ तक के स्टेटमेंट्स आपको या लाइंस आपको कमेंट करने हैं, ये सब उसको पता चलेगा। सो फर्स्ट वी हैव सिंटैक्स एरर, जहाँ पे हम लोग जो प्रॉपर स्टैंडर्ड्स सिंटैक्स है वो फॉलो करना है। नेक्स्ट वी हैव इज रन टाइम एरर। रन टाइम एरर मतलब, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। वी हैव दिस कैल्सी, नाउ ये कैल्सी के अंदर वी हैव सम नंबर्स, मैंने यहाँ पे लिखा ये, देन ये मुझे आउटपुट मिल गया। नाउ सपोज इफ आई राइट 9 डिवाइड बाई 0। अब देखो यहाँ पे ये क्या बता रहा है, एज पर द मैथमेटिकल रूल वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाई 0, डिवाइडिंग बाई 0 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब ये सेम चीज जो मैंने यहाँ पे किया ना, तो यहाँ पे ये क्या बताया, कैन नॉट डिवाइड बाई 0, बहुत सिंपल इंग्लिश में लिख के आया, आपको समझ में आया। ये सेम चीज अगर मैं पाइथन में करूंगा 9 डिवाइड बाई 0, ये देखो ये आपको एक टेक्निकल एरर दे रहा है। वी आर गेटिंग अ टेक्निकल एरर आउट हियर, जिसको देख के आपको समझ में ही नहीं आएगा कि व्हाट इज दिस एरर ऑल अबाउट। सो ये रन टाइम एरर हो गया, मतलब ये मेरा कैलकुलेटर जो है, दिस कैलकुलेटर इज वर्किंग फाइन, आई कैन डिवाइड अदर नंबर्स, बराबर है, इट गिव्स मी रिजल्ट। बट वो क्या हो रहा है कि जब मैं कोई एक ऐसे कैलकुलेशंस ट्राई कर रहा हूँ विच मैथमेटिकली विच इज नॉट अलाउड एट ऑल, तो अगर वो मैथमेटिकली अलाउड नहीं है और ऐसे कोई कैलकुलेशंस अगर मैं ट्राई कर रहा हूँ एंड देन इट जनरेट्स अ एरर, लाइक if I divide any number by 0 which is not allowed mathematically only, we cannot divide any number by 0, ये allowed ही नहीं है। तो जब अगर मैं नॉर्मल यहाँ पे जहाँ पे पाइथन प्रोग्राम है, मेरा कंपाइलर है, वहाँ पे अगर मैं ट्राई करूँगा तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट गिव्स मी सम और दी अदर टेक्निकल एरर, जिसको देख के समझ में ही नहीं आ रहा है ना। सो ये देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, 0 डिवीजन एरर, या लास्ट लाइन अगर आप देखेंगे ना, डिवीजन बाई 0 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, उसके ऊपर के 2 लाइंस क्या है मुझे पता नहीं है। अब अगर इफ आई एम अ डेवलपर, मुझे अगर वो लास्ट लाइन देख के मुझे गेस करना पड़ रहा है कि हाँ मेरा ये कोई एरर है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। अब अगर मैंने 100 लाइंस ऑफ प्रोग्राम लिखा रहेगा और वो टाइम पे अगर बहुत सारे एरर्स में एक एरर ये भी है, तो मुझे बहुत इजीली पता नहीं चलेगा। तो रन टाइम एरर में क्या होता है, हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग मतलब ये जो हम लोगों ने कैलकुलेटर स्टार्ट किया है, दिस इज ऑल्सो वन प्रोग्राम। जैसा हम लोगों ने एक सिंपल सा प्रोग्राम फर्स्ट टाइम लिखा था कैलकुलेटर वाला, जहाँ पे हम लोगों ने ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई ट्राई किया था ऑपरेशंस, तो वो बहुत सिंपल सा हम लोगों ने बेसिक सा प्रोग्राम लिखा था। हम लोग इससे बड़ा अच्छा प्रोग्राम भी लिख सकते हैं, जैसा यहाँ पे अभी हम लोग के पास विंडोज ओएस में कैलकुलेटर है, या लिनक्स में आपको कैलकुलेटर मिलेगा। सो वी कैन यूज और वी कैन डेवलप सच कैलकुलेटर्स एज वेल विद GUI। और वो टाइम पे ऐसे एप्लीकेशंस जो है ये बंद नहीं होने चाहिए ड्यूरिंग देयर रनिंग प्रोसेस। मतलब अगर मैं ये कैलकुलेटर में 8 डिवाइड बाई 0 अगर करता हूँ, सो कैलकुलेटर प्रोग्राम में मिस्टेक नहीं है, but the input which is provided from the user side, that input is not valid, and because of which वो कहीं ना कहीं एक एरर जनरेट कर रहा है। तो हम लोगों को क्या करना होता है, जब कभी इफ यू थिंक कि प्रोग्राम में एरर आने वाला है, तो हम लोग ट्राई एंड कैच ब्लॉक या एक्सेप्शनल हैंडलिंग कंसेप्ट बोलते हैं उसको, जो हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो ऐसे कंसेप्ट हम लोग रन करते हैं, तो उससे क्या होगा,
कभी भी अगर जब प्रोग्राम रन हो रहा है और यूजर के साइड से रॉन्ग इनपुट देने की वजह से इफ वी आर फेसिंग वन और दी अदर एरर, तो वो टाइम पे हम लोग का एप्लीकेशन बंद नहीं होना चाहिए। देखो ये कैलकुलेटर बंद नहीं हुआ, लेकिन उसने क्या किया, सिर्फ एक सिंपल सा एरर थ्रो कर दिया कि भाई आप कोई एक नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। ये एक्सेप्शन हैंडलिंग कंसेप्ट है, जिसकी वजह से मेरा कैलकुलेटर चलना बंद नहीं हुआ। अगेन मैं अगर कोई दूसरा कैलकुलेशन करूंगा वो मुझे यहाँ पे आंसर दे रहा है, लेकिन अगर मैंने वो एक्सेप्शनल हैंडलिंग डाला नहीं रहता था ना, तो प्रॉब्लम क्या होता था कि मेरा प्रोग्राम जो है वो सडनली चलना बंद हो जाता था, कैलकुलेटर जो है वो चलना बंद होगा, और यहाँ पे बैकएंड में ये देखो ये जो एरर आया ना, ऐसा कोई एरर वो मुझे डिस्प्ले करता था जो वी कैन नॉट इंटरप्रेट वेरी इजीली। तो मुझे पता ही नहीं चलता था कि वाई माई कैलकुलेटर इज गेटिंग स्टक और इट्स एग्जीक्यूशन इज गेटिंग स्टक इन बिटवीन। So वो क्यों execution stuck हो रहा है? Because of runtime error, a mistake done from the user's end. This is not the mistake in the algorithm of or in the logic of this calculator. यहाँ पे अगर मैं कोई नंबर को जीरो से डिवाइड कर रहा हूँ तो कैलकुलेटर के प्रोग्राम में कहीं पे मिस्टेक नहीं है, but the input which is provided from the user side, that input is mathematically not correct and hence it generates a error और एक्सेप्शन इट जनरेट्स। और इसको कैच करने के लिए, इसको हैंडल करने के लिए हम लोग को बैकएंड में प्रोग्राम लिखना पड़ता है, जिससे आपका कैलकुलेटर चलना बंद भी ना हो और यूजर को पता भी चले कि भाई आप मिस्टेक कर रहे हो, ये वाला पार्ट, ये वाले पैटर्न जो है वो यहाँ पे अलाउड नहीं है। आई होप एवरीवन इज क्लियर विद व्हाट वी मीन बाय एक्सेप्शन हैंडलिंग। सो रन टाइम कोई एरर्स जो है इसको हम लोग बहुत इजीली हैंडल करते हैं। So runtime error are rare in simple program. You will see in the first few chapters as well क्या होता है। And semantic errors. If there is a semantic error in your program, it runs successfully, but computer will not generate any error message, but वो correct output भी नहीं दे रहा है। इसको semantic errors बोलते हैं। मतलब मेरा प्रोग्राम चल भी रहा है, but again some logical error ऐसा है जिसकी वजह से correct output भी नहीं आ रहा है। So program is not running at same point of time, it is not generating a correct output as well. So that's a confusion. अगर प्रोग्राम नहीं चलेगा, it gives me a error, तो मुझे पता चलेगा। Let's take an example कि हम लोगों ने आपका रिजल्ट जनरेट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया। तो अब उसमें क्या हो रहा है कि अगर कोई स्टूडेंट को 3 KTs है थियरी सब्जेक्ट में, तो वो उसको 3 KT कंसिडर करके वो स्टूडेंट को वो ड्रॉप कंसिडर कर रहा है। लेकिन अगर कोई एक स्टूडेंट है जिसको सपोज पाइथन है, तो पाइथन का थियरी में 1 KT है, पाइथन के प्रैक्टिकल में 1 KT है और पाइथन के इंटरनल में 1 KT है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये तीन, एक थियरी, प्रैक्टिकल और इंटरनल, तीनों में अलग अलग KT है उसको। तो इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग 3 KTs इट कंसिडर 1 KT ओनली। सो ये क्या है, ये लॉजिकल एरर है। मतलब मैंने जो प्रोग्राम लिखा है, मैंने जो कोड लिखा है, उसमें ये मिस्टेक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कहीं पे बंद नहीं हो रहा है, मैंने लिखा हुआ लॉजिक रॉन्ग है, बिकॉज ऑफ विच इट जनरेट्स अ रॉन्ग आउटपुट। तो वो मुझे पता कब चलेगा, जब मैं एग्जैक्टली इसको एनालाइज करूंगा तब पता चलेगा। तो सिमेंटिक एरर्स यही होता है, जहाँ पे इफ देयर इज सिमेंटिक एरर इन योर प्रोग्राम, इट विल रन सक्सेसफुली इन द सेंस कंप्यूटर विल नॉट जनरेट एनी एरर, बट इट विल नॉट डू द राइट थिंग। ठीक है, मतलब राइट थिंग नहीं करना है। मतलब अगर पाइथन का थियरी, प्रैक्टिकल, इंटरनल तीनों में KT है, कंसिडर इज 3 KT, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो एक ही KT कंसिडर कर रहा है, तो वो करेक्ट चीज नहीं कर रहा है। जहाँ पे 3 KT कंसिडर करना चाहिए वहां पे वो 1 KT कंसिडर कर रहा है। तो आप सोचो कि कोई एक स्टूडेंट जिसको 9 KTs रहेंगे, तब मेरा सॉफ्टवेयर उसको 3 KTs कंसिडर करेगा, गेटिंग, और 6-7 KT वाला पर्सन नेक्स्ट सेम में प्रमोट भी हो जाएगा। सो दैट्स द प्रॉब्लम ऑफ माय सॉफ्टवेयर, सो दैट शुड नॉट हैपन। सो ऐसे टाइप के कोई एरर होता है जहाँ पे आपने जो वो कुछ प्रोग्राम लिखा है वो रॉन्ग है, तो उसको हम लोग सिमेंटिक एरर्स बोलते हैं। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया। 3 टाइप्स ऑफ एरर, फर्स्ट इज सिंटेक्स एरर, देन रन टाइम एरर एंड सिमेंटिक एरर्स। 3 टाइप्स ऑफ एरर्स आते हैं, और उसी का यहाँ पे अगेन नीचे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ। ओके, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज फॉर्मल एंड नेचुरल लैंग्वेज। ओके, बिफोर वी स्टार्ट विद दिस टॉपिक, अभी तक मैंने जो भी कुछ बोला, एनीवन एनी डाउट्स, जल्दी से बोलो। एनीवन एनी डाउट्स गाइस? हेलो? No, sir. नो No, सर। sir. ओके No. ठीक है।
So we can just take 2 minutes break and then we'll continue again with the next part. Okay, sir. Okay, so let's continue again now. नेक्स्ट हम लोगों का जो टॉपिक है वो हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे. So next topic which we have is in our Python notes, formal and natural language. Quite simple and self understanding kind of a topic is this. नेचुरल लैंग्वेज मतलब हिंदी मराठी गुजराती व्हाट वी स्पीक, इसको नेचुरल लैंग्वेज बोलते हैं. अब प्रॉब्लम क्या होता है, आप देखो कि नेचुरल लैंग्वेज जो होता है ना उसमें कभी ना कभी कोई एक चीज़ों के लिए हम लोग सेम वर्ड्स यूज़ करते हैं बट हम लोगों का बोलने का जो मतलब होता है ना वो अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल, आपको पार्टी पे जाना है, आप पेरेंट्स से परमिशन ले रहे हो, तो एक है जहाँ पे पेरेंट्स बोलते हैं हाँ ठीक है जा, और दूसरा गुस्से में बोलते हैं हाँ ठीक है जा, है ना. दोनों में फ़र्क होता है, वर्ड एक ही यूज़ हुआ है बट द इंटरप्रिटेशन इज़ डिफरेंट. सो अगर सामने से अगर पेरेंट्स बहुत प्यार से बोल रहे हैं तो हम लोग को पता भी चलता है कि वो टॉन्ट मार के बोल रहे हैं या सच में हम लोग को जाने दे रहे हैं. सो नेचुरल लैंग्वेज में देर इज़ ऑलवेज अ कन्फ्यूजन. आपको टोन समझ में आना चाहिए. बहुत बार आपको लगता है कि हाँ पेरेंट्स जाने को अलाउ कर रहे हैं बट वो एक गुस्से वाले टोन में या फिर आपको वॉर्न कर रहे हैं वो वे में आपको बोल रहे हैं कि ठीक है जाओ. सो क्या हो गया, दिस इज द कंफ्यूजन. कभी कभी हम लोग को पता नहीं चलता है कि हाँ पेरेंट्स ने सच में जाने को परमिशन दे दिया है या अभी भी गुस्से में बोल रहे हैं, है ना. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि नेचुरल लैंग्वेज जो होता है जो हम लोग पढ़ते हैं मतलब जो हम लोग नॉर्मली स्कूल में देखते हैं पढ़ते हैं वो सारे हम लोग के नेचुरल लैंग्वेजेस हो गए. इसमें कंफ्यूजन होता है. एक सेम चीज़ हम लोग मल्टीपल, एक सेम वर्ड हम लोग मल्टीपल अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है. सो इसके लिए अगर आप देखेंगे ये नेचुरल लैंग्वेज में हमेशा ऐसे कोई कंफ्यूजन्स होते हैं. फॉर्मल लैंग्वेज, लैंग्वेज दैट आर डिजाइंड बाय पीपल फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन. जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पाइथन पढ़ा, देन जावा पढ़ा. फॉर एग्जांपल नोटेशंस इन मैथ्स, ये आपका फॉर्मल लैंग्वेज हो गया. तो अगर आप देखेंगे वी हैव वन स्पेसिफिक फॉर्मल नोटेशन ओनली इन मैथ्स. तो ऐसा नहीं होगा कि एक नोटेशन मल्टीपल लोकेशंस पे यूज होता है. देन केमिस्ट्री के हम लोग कोई फॉर्मूला देखते हैं, उसमें भी अगर आप देखेंगे दैट्स अ फॉर्मल लैंग्वेज. एंड सेम वे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम लोग यूज करते हैं ये भी एक फॉर्मल लैंग्वेज है. सो अगर मैं प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ तो प्रिंट स्टेटमेंट सिर्फ कोई एक स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए ही यूज होगा, वो और कोई दूसरे पर्पस के लिए यूज नहीं होगा. सो जैसे नेचुरल लैंग्वेज में कंफ्यूजन होते हैं ऐसे कोई भी कंफ्यूजन हम लोगों के फॉर्मल लैंग्वेज में नहीं होते, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में नहीं होते. ये हम लोगों का बेनिफिट होता है. सो वी डोंट हैव एनी सच कंफ्यूजन व्हेन वी टॉक अबाउट अ फॉर्मल लैंग्वेज. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर ऑल्सो टाइप ऑफ अ फॉर्मल लैंग्वेज जो हर एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई एक चीज़ वहाँ पे डिफाइंड रहता है. जैसे अगर मैं फॉर्मल लैंग्वेज की अगर बात करूँ तो 3+3 6 ही होगा. सो दिस इज सिंटैक्टिकली करेक्ट मैथमेटिकल स्टेटमेंट है. लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 प्लस इक्वल टू $6, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, है ना. सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अगर मुझे ₹3 में अगर $6 में अगर ₹3 अगर ऐड करके टोटल फाइंड आउट करना है तो मैं वहाँ पे पूछूंगा कि भाई $1 इक्वल टू 75 कितना रुपीज़ है. उसके बाद मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करूँगा कि ओके $1 इज इक्वल टू दिस मच मनी. तो जो भी नंबर्स आएंगे उसको मल्टीप्लाई करो 75 से, टोटल एक नंबर मिलेगा और फिर उसमें 3 ऐड करो, है ना. सो ये अलग वे में आपको लॉजिक लिखना पड़ेगा.
सो नॉर्मल कैलकुलेशंस जो है उसके लिए तो हम लोग ये सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है जहाँ पे इफ यू आर यूजिंग सम स्पेशल कैरेक्टर्स इज वेल विद द नंबर्स, तो वो टाइम पे अगर मैं बोलता हूँ कि ओके $6 प्लस $3 कितना होगा, यू कैन से $9, आप ये नॉर्मली कर सकते हैं लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कर सकता, ठीक है। अब H2O जो है ये सिंटेक्टिकली दिस इज द करेक्ट केमिकल नेम, बट अगर मैं यहाँ पे 2ZZ अगर लिखता हूँ दैट्स नॉट करेक्ट। सो सिंटेक्स रूल्स जो रहेंगे वो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग, इन शॉर्ट हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी हैव सम स्टैंडर्ड रूल्स और प्रोटोकॉल्स, सिंटेक्स आपको प्रॉपर फॉलो करना है, देन ओनली योर प्रोग्राम विल गेट एग्जीक्यूटेड। ये वही यहाँ पे लंबा उसने पूरा एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है विच यू आर गोइंग टू रीड, एमसीक्यूज के लिए काम में आएगा। क्या बोला है, टोकन्स आर बेसिकली एलिमेंट्स ऑफ द लैंग्वेज सच एज वर्ड्स, नंबर, केमिकल एलिमेंट्स भी हो सकता है। वन ऑफ द प्रॉब्लम विद 3 प्लस इक्वल टू, मैंने आपको ये बताया था ना, प्लस इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि 3 इक्वल टू 3 प्लस 6 है ना, ये उसका मतलब होता है। डॉलर इज नॉट द लीगल टोकन, है ना, मतलब डॉलर कोई नंबर नहीं है जिसको मैं ऐड कर सकूं। तो यहाँ पे मैं नंबर को नंबर के साथ में ऐड कर सकता हूँ, लेकिन कोई एक स्पेशल सिंबल, स्पेशल कैरेक्टर अगर यूज हुआ है उसको मैं यहाँ पे कंसिडर नहीं कर सकता। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 2ZZ अगर लिखता हूँ, दिस इज ऑल्सो नॉट अ लीगल एलिमेंट। क्यों? बिकॉज नंबर के साथ में आपने अल्फाबेट साथ में कंबाइन दिया हुआ है। तो अगर मैंने यहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक एब्रीविएशन अगर यूज़ किया रहेगा या कोई एक स्पेसिफिक नंबर अगर यूज़ किया रहेगा, वो अलाउड हो सकता है। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर मैं 3 इक्वल टू प्लस $6 अगर ये एडिशन करने की ट्राई करूँगा, ये नहीं होगा। अगर मैं कोई नंबर के साथ अल्फ़ाबेट्स डालूंगा, वो भी नहीं होगा। उसके लिए आपको अलग से स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। सो व्हेन यू रीड द सेंटेंस इन इंग्लिश, हम लोग यहाँ पे इजीली समझ पाते हैं H2O क्या है। $3 प्लस 3, $6 प्लस 3 लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या है। यहाँ पे मैं नेचुरल लैंग्वेज में इसका कैलकुलेशन कर सकता हूँ। मैथमेटिकली अगर मैं कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बोलूँगा तो वो ये नहीं कर पाएगा, है ना, क्योंकि उसका सिंटेक्स जो है मैथमेटिकली जो बोलने का वे है वो रॉन्ग है। सो व्हेन वी फ्रेज अ सेंटेंस इन इंग्लिश, यू हैव टू फिगर आउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों ने कोई रॉन्ग ग्रामर यूज किया और वो जो मतलब है उसका अपोजिट मतलब भी निकल सकता है, ही और शी। तो अगर मैं कहीं पे ही या शी बोल रहा हूँ, इसका मतलब है कि आई एम ट्राइंग टू डिस्क्राइब अ गर्ल और अ बॉय। बहुत सिंपल सा कॉमन सेंस है। तो यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि इंग्लिश सेंटेंस के अंदर जहाँ पे ही यूज करना था वहां पे मैंने शी यूज कर दिया। सो क्या हुआ, मैंने जो स्टेटमेंट स्ट्रक्चर किया था उसी में कहीं ना कहीं क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गया। अब आप देखो कि हम लोग बहुत सारे सेंटेंस जो है ना वो कुछ सिमिलर वे में प्रोनाउंस करते हैं, जैसे NO नो एंड KNO W नो। सो ये दोनों अगर आप नो देखोगे तो एक में मुझे कुछ पता है और एक में मुझे पता नहीं है, दैट्स अगेन अ डिफरेंस। सो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस जो है वो आपको देखना पड़ेगा। अब जहाँ पे हम लोग सेंटेंस या स्ट्रक्चर को समझने का, पढ़ने का ट्राई करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पार्सिंग। जहाँ पे अगर मैंने आपको बोला कि ओके यू हैव टू प्रिपेयर दिस असाइनमेंट, आपने सुना, समझा और उसके बाद में आप रिस्पॉन्ड करेंगे कि आपको मतलब आपको अगर कोई कंफ्यूजन या डाउट्स है तो उसको हम लोग पार्सिंग बोलते हैं। पार्सिंग मतलब मैंने आपको कुछ कमांड बोला, मैंने आपको आई हैव गिवन यू सम इंस्ट्रक्शंस, आप उसको समझेंगे, इंटरप्रेट करेंगे एंड उसके बेस के ऊपर यू आर गोइंग टू रिएक्ट। जैसे if I ask you guys to open Visual Studio Code and write one simple program, so आपने ये सुना, समझा and you followed those instruction and again you will try to perform any one program in Python. Getting my point? So यहाँ पे ये सेम चीज हो रहा है, that the process is called parsing, जहाँ पे क्या हो रहा है, when you hear a sentence, जैसे यहाँ पे क्या बोला है, a brown dog bark, you understand that the brown dog is a subject and bark is the verb. सिंपल इंग्लिश का दिया हुआ है। वंस यू हैव अ पार्स सेंटेंस यू कैन फिगर आउट इट मीन्स। तो क्या बोला है वो हम लोग को आराम से समझेगा। देन नेचुरल लैंग्वेज जो होता है इसमें कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली जब अगर पेरेंट्स अगर हम लोग को टॉन्ट मार के कुछ चीज़ बोल रहे हैं तो वो टाइम पे तो एम्बिग्यूटी या कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है कि बहुत प्यार से हम लोगों को वो पार्टी के लिए अलाउ कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ नाइट आउट के लिए अलाउ कर रहे हैं या गुस्से में बोल रहे हैं, है ना।
सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल जहाँ पे अगर आप वो समझ जाते हो तो भाई बहुत कुछ आप समझ गए, लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते। तो इन शॉर्ट जब बहुत प्यार से अगर पेरेंट्स बोलते हैं हाँ जा बेटा जा, जा क्या, तो इट मीन्स कि भाई शांति से घर में बैठ जाओ, नहीं तो घर के दरवाजे बंद हो जाएंगे। सो यहाँ पे हम लोग वही समझने का ट्राई कर रहे हैं। सो नेचुरल लैंग्वेज जो होता है उसमें we have ambiguity. Natural language are full of confusion or ambiguity, which which people deal with by using contextual clues and other info. Formal language are designed to nearly or completely unambiguous. मतलब फॉर्मल लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई एक चीज़ का एक ही मतलब होगा, वो मल्टीपल चीज़ों के लिए हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। सो एम्बिग्विटी जो होता है ना वो हम लोगों का नेचुरल लैंग्वेज में होता है। गेटिंग माई पॉइंट? सो ये आपका डिफरेंस है यहाँ पे कि अगर नेचुरल लैंग्वेज अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें कोई एक सेंटेंस या स्टेटमेंट जो है हम लोग मल्टीपल टाइम्स अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, है ना। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम लोग ऐसा नहीं करते। सो ये जो है ना ये हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। आई होप समझ में आया सबको। यस, एनीवन, एनी डाउट्स? नहीं सर, जल्दी हो गया। बताओ। ओके, देन नेक्स्ट अगर आप देखेंगे रिडंडेंसी है। रिडंडेंसी का मतलब क्या है? इन ऑर्डर टू मेक अप फॉर एम्बिग्विटी एंड रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग, नेचुरल लैंग्वेज एम्प्लॉय लॉट्स ऑफ रिडंडेंसी। रिडंडेंसी मतलब ड्यूप्लीकेशन है, ठीक है। जहाँ पे जैसे आप देखो कि हम लोग वड़ा पाव बोलते हैं, तो वो पाव जो है वो खाने वाला पाव है, और कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना हाथ पाव ज्यादा मत मार, तो वो जो है दैट्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ लेग। सो अगेन वी हैव सम वर्ड्स जो जहाँ पे हम लोग कोई एक चीज मल्टीपल पर्पस के लिए अलग अलग टाइम पे यूज करता है, तो अगेन वो क्या है? दैट्स अगेन अ प्रॉब्लम वेयर आई एम यूजिंग वन सेम पैटर्न और सेंटेंस फॉर मल्टीपल थिंग्स। सो अगेन वो काफी एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चीज है। देन सेम वे वी हैव सम अदर पैटर्न्स एज वेल। जैसे आप देखो कि हम लोग कोई पोएम या कुछ अगर पढ़ते हैं तो उसमें आपने देखा रहेगा कि कोई एक वर्ड्स बहुत सिंपल से रहता है, लेकिन उन्होंने जो उनका बोलने का वे रहता है, मीनिंग रहता है, वो काफ़ी अलग रहता है सिंपल से वर्ड्स यूज़ करके। तो अब कोई पोएट या कोई एक शायरी अगर हम लोग सुनते हैं, सेम सिंपल वर्ड्स रहता है बट इंटरप्रिटेशन इज डिफरेंट। So again we have redundancy जहाँ पे one word we can use for multiple different purposes. Then literalness, that natural language are full of यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि the penny dropped, there is probably no penny and nothing dropped, है ना। सो अगर मैं बोल रहा हूँ कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि भाई भांग का क्या है, तो आई लिटरली डू नॉट मीन इट्स कि वो भाई सच में भांग का क्या है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि भाई उसने कोई मिस्टेक कर रहा है, सिली मिस्टेक, जो कॉमन सेंस वाला कुछ चीज़ है उसको समझ में नहीं आ रहा है ना। देन समटाइम्स वी अगेन यूज समथिंग लाइक पागल हो गया है क्या, सो इट डजेंट मीन्स कि मैं उसको पागल बोल रहा हूँ, है ना। समटाइम्स लाइक पीपल से कि गधा है ये, तो इट डजेंट मीन्स कि मैं उसको एनिमल बोल रहा हूँ, इट मीन्स कि हम लोग उसको कोई एक वे में ये प्रूव करने का ट्राई कर रहे हैं कि वो कोई बहुत कुछ एक फुलिश चीज कर रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि कोई एक बहुत सारे हम लोग वर्ड्स या सेंटेंस यूज करते हैं जिसका मतलब बहुत अलग रहता है। अब अगर मैं बोलता हूँ कि अगर ये उल्लू है, इट डजेंट मीन्स कि आई एम ट्राइंग टू कंपेयर दैट पर्सन विथ वन बर्ड, है ना। अब जो बर्ड है वो कभी ऐसा बिहेव नहीं करता है, उसका आईक्यू लेवल हम लोगों ने कभी टेस्ट नहीं किया है, लेकिन फिर भी हम लोग किसी को कंपेयर करते हैं वो वे में, है ना। सो वी यूज सम सेंटेंस जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, दैट्स व्हाई वी कैन अंडरस्टैंड कि अगर ये बोल रहा है कि पागल हो गया है, टल्ली है क्या, गधा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सो इट मीन्स देर इज सम स्पेसिफिक मीनिंग ऑफ दैट, है ना। But at same point of time, in formal language, we don't use such sentences, such phrases. जो भी कुछ बोल रहे हैं हम लोग डायरेक्ट ही बोलते हैं, कोई sarcasm नहीं होता है यहाँ पे। sarcasm हम लोग सब समझते हैं, पोएट्री देख लो आप,
है ना। तो पोएट्री मतलब भर भर के ऐसे वर्ड्स, कुछ मीनिंग रहता है जो हम लोग अगर 2-3 बार पढ़ेंगे तब जाके कुछ समझ में आता है कि भाई कोई बंदा या कोई क्या बोलने का ट्राई कर रहा है। कभी कभी तो फिर भी नहीं समझता है, वी जस्ट लेट इट गो, जो लिखा हुआ है वो है। तो समटाइम्स सम पोएट्रीज आर क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, लिखा कुछ है और उसका मीनिंग कुछ अलग रहता है, तो वही यहाँ पे दिया हुआ है। व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोग्राम्स, कंप्यूटर प्रोग्राम्स में एम्बिग्विटी नहीं है सबसे पहले तो, और वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं भाई कुछ ऐसे सेंटेंस बोल रहा हूँ और उसका मतलब कुछ अलग है। कंप्यूटर ऐसा कुछ नहीं समझता। अगर मैं कंप्यूटर को बोलूंगा कि भाई भांग खा के आया, तो वो यही समझेगा कि हाँ भाई सच में भांग ही खाने का वही बोल रहा है यूजर, है ना। अगर मैं बोल रहा हूँ कि गधा है, मतलब वो एक्चुअल में वही कंसिडर करेगा कि हाँ एनिमल, जो एक एनिमल है जिसको हम लोग डोंकी बोलते हैं, वी आर ट्राइंग टू से दैट ओनली। सो एम्बिग्विटी नहीं है इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो कोई एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट जो हम लोग यूज करते हैं, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखेंगे, वी हैव डिफरेंस बिटवीन ब्रैकेट्स, ब्रेसेस एंड पैरेंथेसिस। सो नेचुरल एंड जो हम लोगों का फॉर्मल लैंग्वेज है उसमें क्या डिफरेंस है मैंने आपको बता दिया। आई होप दैट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट जो हम लोग का डिफरेंस है, दैट इज यहाँ पे अगर आप देखेंगे, वी हैव ब्रैकेट्स, ब्रेसेस एंड पैरेंथेसिस। एमसीक्यूज के लिए बहुत काम का है। एक हम लोग के यहाँ पे देखो आपको क्या दिया हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट्स है। तो यहाँ पे क्या बोला है, ब्रेसेस आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस इफ यू जस्ट वांट टू लिस्ट टू कंटेन सम एलिमेंट्स एंड ऑर्गेनाइज देम बाय इंडेक्स नंबर्स। like just use square brackets and add elements as a necessary, then curly brackets यूज करेंगे हम लोग, है ना। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हम लोगों ने क्या यूज किया, कहीं पे कर्ली ब्रैकेट्स यूज किया, कहीं पे राउंड ब्रैकेट यूज किए, और ये हम लोग के पास डिक्शनरी और ऐसे अलग अलग वेज होते हैं जहाँ पे ये सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देर इज अ catch to dictionary, many times the data that you put in dictionary does not stay in the same order। बेसिक आपको बता रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलने का ट्राई कर रहे हैं बेसिकली, कि वी हैव सम पैटर्न, वी हैव आई कैन से वी हैव सम पैटर्न्स जहाँ पे हम लोग ये अलग अलग जो ब्रैकेट्स एंड ब्रेसेस है ना, इसको यूज करने का ट्राई करता है। मैं आपको अगर सिंपल वे में बताऊं, हाँ, सो हियर वी हैव वन एग्जांपल। ब्रेसेस का मतलब क्या होगा, देखो ध्यान से। What is the meaning of this braces? Curly braces होते हैं। Braces are used to group the statements together. Curly braces. Brackets, square brackets होते हैं। And ये जो round brackets है इसको parenthesis बोलते हैं। So for MCQ purpose you supposed to remember this. ठीक है, MCQs के लिए आपको ये जो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा, ये आपको याद रखना है। I hope this is clear to everyone. You have to remember this। अब इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ भी नहीं है। मैंने फोटो जो है उसका वो चैट बॉक्स में डाल दिया है, आप बहुत इजीली याद रख सकते हो। सो नोट कर लेना, सेव कर लेना ये इमेज कहीं पे, ठीक है। एनीवन, एनी डाउट्स? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सो यहाँ तक हम लोग का बेसिक थियरी पार्ट था कुछ। इसके आगे नेक्स्ट जो पॉइंट है, यहाँ से हम लोगों का मेन प्रैक्टिकल स्टार्ट होता है। मतलब अभी आपका कोड रहेगा और वो कोड को फॉलो करते हुए वी विल बी वर्किंग विथ और डीलिंग विद द पाइथन। सो कहीं ना कहीं एक आध दो प्रोग्राम हम लोग लिखेंगे और उसके बेस के ऊपर ही हम लोग पाइथन जो है उसको समझेंगे, सीखेंगे। सो फर्स्ट द प्रोग्राम विच इज गिवन हियर, वैल्यू एंड टाइप्स। वैल्यू एंड टाइप्स का मतलब क्या होता है, आप प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहे हैं यहाँ पे, तो मैंने प्रिंट 4 लिखा, मतलब आई एम ट्राइंग टू प्रिंट सम वैल्यू। अब वो जो वैल्यू है वो इंटीजर है या स्ट्रिंग है, ये कैसे पता चलेगा? इफ आई यूज जस्ट अ प्रिंट स्टेटमेंट, तो डायरेक्टली क्या करेगा वो, डायरेक्टली खाली वो जो सेंटेंस है ना उसी को वो क्या करेगा, यहाँ पे वो प्रिंट कर देगा। उसका डेटा टाइप मुझे पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर मुझे उसका डेटा टाइप, कौन से टाइप का डेटा मैं प्रिंट करने की ट्राई कर रहा हूँ,
वो अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं अलग से टाइप फंक्शन जो है वो यूज़ करूँगा। मैंने स्टार्टिंग के जो आपके हम लोगों का फर्स्ट 2 लेक्चर्स थे ना, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। लाइक इफ वी गो टू विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड में गया, आई विल राइट टाइप इन ब्रैकेट 4। तो ये क्या करेगा, 4 जो मेरा डेटा टाइप है वो कौन से टाइप का है वो मुझे बताएगा यहाँ पे, है ना। प्रिंट करना पड़ेगा इसको, सॉरी। सो यहाँ पे आई विल राइट प्रिंट ब्रैकेट एंड यहाँ पे अगेन ब्रैकेट क्लोज। तो अब ये मुझे बताएगा बेसिकली कि मैंने जो टाइप लिखा हुआ है, टाइप इज अ फंक्शन which gives us information about which type of data we are storing or which type of data we are going to print. सेम वे ये यहाँ पे ये जो लाइन है, इसको अगर मैं यहाँ पे सिंगल कोट्स अगर डाल दूँ, डबल कोट्स अगर डाल दूँ, तो अब ये मुझे क्या करेगा, फर्स्ट जो 4 है वो मेरा इंटीजर टाइप है और सेकेंड जो 4 है वो मेरा स्ट्रिंग टाइप है ना। और इसी को मैं 4 को अगर यहाँ पे हेलो कर दूँ, दिस ऑल्सो रिमेन्स स्ट्रिंग ओनली। और यहाँ पे इसको मैं 4.5 कर दूँ अगर, सो ये इंट का फ्लोट हो जाएगा, ये देखो, ठीक है। सो टाइप फंक्शन बेसिकली यूज्ड to identify the type of data we are going to deal with or we are dealing with, है ना। तो ये देखो, ये टाइप फंक्शन जो है ये खाली टाइप फंक्शन से नहीं होता है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। सो अगर मैं यहाँ पे टर्मिनल पे डायरेक्टली अगर टाइप फंक्शन लिखता हूँ, इन टर्मिनल इफ आई टाइप 4, ओके। सो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, ये देखो ये सिंटेक्स एरर दे रहा है यहाँ पे। सो नोट्स में जो सर्टन चीज़ें दी है ना, वो आपको शॉर्टकट दिया हुआ है, वैसा एग्जैक्ट वर्क नहीं करेगा। आपको टाइप फंक्शन अगर यूज़ करना है तो हाउ यू आर गोइंग टू वर्क दिस वे, है ना। और एमसीक्यूज में अभी ट्रिकी एमसीक्यूज क्या आ सकता है, ध्यान से देखो। इफ आई से कि आई हैव जस्ट गिवन टाइप फंक्शन लाइक दिस, सो अगर मैं सिर्फ यही फंक्शन दे रहा हूँ, ये दूसरा फंक्शन भी नहीं है, एंड इफ आई आस्क यू व्हाट आउटपुट दिस विल जनरेट, वेदर फ्लोट, स्ट्रिंग या समथिंग एल्स, और अगर आपने लिख दिया कि हाँ ये फ्लोट जनरेट करेगा, बट एक्चुअल में क्या कर रहा है, ये कोई आउटपुट जनरेट नहीं कर रहा है। क्यों? आउटपुट कब जनरेट करेगा, जब मैंने टाइप के आगे क्या लिखा रहेगा, प्रिंट लिखा रहेगा, दैट टाइम इट विल जनरेट विच टाइप ऑफ आउटपुट, फ्लोट आउटपुट, ठीक है। सो आप ये देखो, ये आपका ट्रिकी एमसीक्यू हो गया फॉर 1 मार्क, जहाँ पे मैंने क्या लिखा, इफ आई हैव जस्ट रिटर्न अ टाइप 4.5, सो व्हाट इन आउटपुट इट विल जनरेट, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, फ्लोट, इंट, स्ट्रिंग और नो आउटपुट। सो अगर आपने फ्लोट सिलेक्ट कर लिया, मतलब योर आंसर इज रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज इट डज नॉट जनरेट विदाउट अ प्रिंट फंक्शन, इट डज नॉट जनरेट एनी आउटपुट वेदर इट्स फ्लोट, इंट और एनीथिंग, है ना। ये देखो यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं बता रहा है। आई होप समझ में आ रहा है सबको एमसीक्यूज कैसे आएंगे। Yes, sir. ओके, Yes, sir. now let's go to next part. So this is the tricky part जो आपको समझना है, और वो आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो ही आएगा, अदरवाइज डोंट थिंक कि आप इजीली पास हो जाओगे। सो ये जो मैंने आपको बताया ये आपको कहीं पे गूगल पे नहीं मिलेगा, ठीक है। आप खुद से ही प्रैक्टिस करोगे और वहीं से आपको ने जो सीखा है उसी के बेस पे वर्क करेंगे। सो टाइप फंक्शन मैंने ट्राई किया करके आपको बताया, टाइप 3.2 फ्लोट जनरेट करेगा। टाइप अगर डबल कोट्स में अगर मैं 17 लिखूंगा, सो इट्स नंबर ओनली, लेकिन जब अगर मैं उसको डबल कोट्स में लिखता हूँ, देन पाइथन कंसिडर नंबर एज अ स्ट्रिंग, पहले भी हम लोगों ने सीखा है ये। सो इफ आई राइट 4.5 इन ब्रैकेट, तो ये क्या करेगा, देखो इट गिव्स मी आउटपुट दैट इज स्ट्रिंग, है ना। देखो यहाँ पे ये स्ट्रिंग आउटपुट दे रहा है। देन सेम वे अगर मैं यहाँ पे टाइप हटा देता हूँ एंड मैंने कोई 2 वेरिएबल्स अगर लिए है, जैसे a इक्वल टू सिंगल कोट्स में 10 एंड b इक्वल टू सिंगल कोट्स में 20। सो अब देखो वी हैव दिस नंबर्स, और उसके बाद में जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट a प्लस बी, सो
इट शुड गिव मी 10 + 20 30, लेकिन ये क्या करेगा, आपने जो नंबर्स यूज किए हैं वो क्या है, स्ट्रिंग टाइप का है, तो वो टाइम पे आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 1020 है ना। अभी आपको वेरिएबल ए जो हम लोगों ने बनाया उसका अगर आपको डेटा टाइप अगर चेक करना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, टाइप ए, एंड इट गिव्स मी डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल ए। वेरिएबल क्या होता है, हम लोगों ने समझा है, वेरिएबल इज अ स्मॉल टेम्पररी स्टोरेज लोकेशन, है ना, जो क्या स्टोर करेगा, एक छोटा सा कोई वैल्यू स्टोर करेगा। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, 10 को सिंगल कोट से हटा दिया है, और उसके बाद इफ आई ट्राई टू ऐड, इफ आई राइट a + b, यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 इज अ नंबर एंड सेकेंड इज अ स्ट्रिंग, और ये दोनों को मैं ऐड करने का ट्राई कर रहा हूँ, क्या करेगा, इट गिव्स मी एरर। व्हाई, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू ऐड इंटीजर एंड स्ट्रिंग। देखो यहाँ पे यही बता रहा है, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप इंटीजर एंड स्ट्रिंग, सो आइदर इट शुड बी बोथ स्ट्रिंग और इट शुड बी बोथ इंटीजर। तो अगर मैं 20 को भी अगर सिंगल कोट से हटा दूं एंड देन इफ आई ट्राई टू रन दिस प्रोग्राम, इट विल वर्क, ठीक है। सो यहाँ पे टाइप वाला जो भी पॉइंट्स है वो मैंने आपको बता दिए। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एनीवन, एनी डाउट, क्लियर है सबको? सिंगल कोट्स डबल कोट्स दोनों में वर्क करेगा टाइप। नेक्स्ट इज वेरिएबल्स। सो वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, टेम्पररी स्टोरेज लोकेशन, है ना। जैसे यहाँ पे वी हैव वन वेरिएबल जहाँ पे 20 है, सेकेंड वेरिएबल जिसके अंदर आई राइट सम स्टेटमेंट, थर्ड वेरिएबल जिसके अंदर आई कैन गिव सम नंबर, it might be a constant, it might be something else. So one of the most powerful feature of programming language is ability to store variable and again ability to manipulate it. मैनिपुलेट करने का मतलब क्या है, एक वेरिएबल को मैं एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर सकता हूँ। टाइप कास्टिंग मैंने सिखाया था आपको फर्स्ट सेकेंड लेक्चर, अगर आपने ध्यान से सुना रहेगा। सो यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या लिखा है, मैसेज, एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर कुछ मैसेज डाल दिया हम लोगों ने। सो डबल कोट्स में जो भी लिखा है वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे, बराबर है, मैंने आपको पहले भी बताया। सो सपोज अगर इफ आई राइट मैसेज, ठीक है, इक्वल टू हेलो कॉमा हाउ आर यू, है ना। अब ये हो गया, इसको हम लोग क्या करेंगे, ये आपका वेरिएबल हो गया, इसको मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, तो ये सेम चीज़ जो है वो एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। देन n इक्वल टू पाई वाला वेरिएबल है हम लोगों का। सो ये सब हम लोग के एग्जांपल्स है। अब जो वेरिएबल हम लोग के होते हैं उसके बाय डिफॉल्ट वेरिएबल डिक्लेरेशन के कुछ सिंटेक्स होते हैं, मैंने आपको बताया था। वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर। ये देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे 1 MSG लिखा, 1 मैसेज लिखा, ये मेरा फाइल का नाम जो है वो रेड हो गया, प्लस उसके साथ में यहाँ पे ये आपको बता रहा है दिस इज नॉट अलाउड। आई कैन यूज अंडरस्कोर विद द वेरिएबल नेम, दैट इज अलाउड, बराबर है, और आई कैन सिंपली यूज एनी वेरिएबल नेम। आफ्टर वेरिएबल नेम आई कैन यूज एनी नंबर। सो मैसेज 1 में यूज कर सकता हूँ, मैसेज 50 में डाल सकता हूँ, दिस इज अलाउड। देन अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज, अगेन स्पेस इज नॉट अलाउड। सो अगर मुझे एक वेरिएबल का नाम डालना है टेक्स्ट मैसेज, तो मैं यहाँ पे अंडरस्कोर डालूंगा बिटवीन टू वर्ड्स। अगेन स्पेस इज नॉट अलाउड इन पाइथन और इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको जब वेरिएबल बनाना है तो आप वेरिएबल का जो भी नाम लिखेंगे उसके बीच में स्पेस भी अलाउड नहीं रहता। सो यहाँ पे आपको वही चीज़ दिया हुआ है, वही रूल्स दिए हुए हैं कि वी कैन नॉट डायरेक्टली असाइन 17, एन वैल्यू को मैं 17 में नहीं डाल सकता। सेम वे मैसेज जो है वो टाइम पे आपको प्रॉपर, ये देखो ये अलग अलग स्पेस नहीं आने चाहिए, आप जो भी वेरिएबल नेम देंगे उसके बीच में, यही सब बेसिक पॉइंट्स आपको बता रहा है। वेरिएबल में मैंने कोई एक वैल्यू स्टोर किया और प्रिंट करूंगा वो वेरिएबल को, उसके अंदर का जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगा। जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम क्या है, मैसेज है। तो मैसेज के अंदर हम लोगों ने क्या वैल्यू सेव किया है, हेलो हाउ आर यू, और उसको मैं यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ, दैट्स इट। सो दिस इज हाउ थिंग वर्क्स। क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एनीवन, एनी डाउट्स? Yes, sir.
सर ये लास्ट वाला पार्ट वापस समझाओ ना। हाँ, हम लोगों ने क्या किया, मैसेज, यहाँ पे मैसेज नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया। वेरिएबल क्या होता है, एक टेम्पररी स्टोरेज लोकेशन, एक छोटा सा प्लेस जहाँ पे आप कोई भी एक डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब वो वेरिएबल जो है वो स्ट्रिंग टाइप का भी हो सकता है। अगर मैंने कोई एक यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग सेव किया है, तो मैसेज जो है इसका टाइप क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। आपको अगर फाइंड करना है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टाइप फंक्शन हम लोग यूज करेंगे, टाइप मैसेज। तो आपको क्या बताएगा, ये जो हम लोगों का मैसेज वाला जो वेरिएबल है उसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। सेम वे मैं यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट वाला वैल्यू कोई एक वेरिएबल में एंटर करूंगा, तो वो जो वेरिएबल है उसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, फ्लोट हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे ये ऊपर आपको हाईलाइट करके बता रहा है, वेरिएबल सी इज फ्लोट। देन सेम वे यहाँ पे अगर मैं देखूंगा, ये क्या बता रहा है, ये मेरा लिटरल है मैसेज के अंदर, और उसके आगे अगर मैं चेक करूंगा, ये आपको बताएगा कि ओके ये जो भी कुछ है ये लिटरल है, ये आपका स्ट्रिंग है। देन वेरिएबल ए जो है वो क्या है, यहाँ पे अगर मैं जाऊंगा तो सिंपली अगर इफ आई गो हियर, है ना, तो ये आपको बता रहा है क्या क्या कहाँ क्या चीज़ डेटा आपने सेव किया हुआ है। और टाइप फंक्शन के थ्रू आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। और टाइप फंक्शन अगर मैं हटा दूंगा तो जो वेरिएबल आपने प्रिंट के अंदर लिखा हुआ है वो वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो एज इट इज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे मेरे पास ये देखो, मेरे पास एक वेरिएबल जो है, ओके। अब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, आई विल राइट वन वेरिएबल टेस्ट इक्वल टू बी प्लस MSG। मैंने क्या किया, दो वेरिएबल को ऐड किया, देखो दो स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल को ऐड किया, और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ टेस्ट, ये वर्क होगा नहीं होगा, होना चाहिए नहीं होना चाहिए गाइस, जल्दी बताओ। होगा सर, होगा ना, सर। ओके। ये देखो हो रहा है, आउटपुट क्या दे रहा है, बी वेरिएबल के अंदर जो स्ट्रिंग, मैंने कुछ टेम्पररी स्ट्रिंग डाला हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्टिंग स्ट्रिंग। अब रन करता है। सो बी वेरिएबल के अंदर मेरे पास टेस्टिंग स्ट्रिंग है और उसके आगे हेलो हाउ आर यू है, ये दोनों ज्वाइन करके बता रहा है। लेकिन अगर मैं बी को या मैसेज को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ ए के साथ में, अब ये वर्क करेगा नहीं करेगा। क्यों नहीं कर रहा है वर्क, क्योंकि इंटीजर और स्ट्रिंग को मैं साथ में ऐड करने का ट्राई कर रहा हूँ। ओके, इंटीजर और फ्लोट वर्क करेगा क्या, बताओ। ए जो है, ए हम लोगों का कौन से टाइप का वेरिएबल है, डेटा टाइप क्या है ए का गाइस, ए का डेटा इंटीजर है, और सी का डेटा टाइप क्या है, फ्लोट है। तो अगर मैं a प्लस सी लिख रहा हूँ, मतलब इंटीजर और फ्लोट दोनों को अगर मैं ऐड करने का ट्राई कर रहा हूँ किसके अंदर, टेस्ट नाम के वेरिएबल में, व्हाट डू यू थिंक, होगा। होगा, यस सर, होगा। यस, है ना। क्यों, दो नंबर्स है तो दो नंबर्स को सिंपली हम लोगों ने ऐड कर दिया। सो याद रखो, जब अगर मैं स्ट्रिंग को फ्लोट या इंटीजर के साथ ऐड करने की ट्राई करूंगा तो अल्फाबेट्स जो है ABCD जो है वो नंबर्स के साथ ऐड नहीं हो सकता। लेकिन एक होल नंबर है दैट इज 10 और दूसरा डेसिमल पॉइंट वाला वैल्यू है, वो दोनों तो ऐड हो ही सकते हैं ना। ठीक है, मैथमेटिकली ये रूल अलाउड है ना, मैं 10 को 20 + 5 में ऐड कर सकता हूँ, तो वो ऐड हो गया, उसमें एरर नहीं दिया। तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा, इंटीजर एंड फ्लोट दो टाइप के वैल्यूज को भी वी कैन ऐड, दो स्ट्रिंग्स को भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। दो इंटीजर जो सिंपल रहेंगे उनको तो ऑफ कोर्स ऐड कर ही सकते हैं, बट वी कैन नॉट ऐड एनी टाइप ऑफ अ नंबर विद स्ट्रिंग वैल्यू। सो अगर मैं यहाँ पे ये देखो a प्लस सी वर्क कर रहा है अभी, लेकिन अगर मैं ये जो c है इसको अगर मैं यहाँ पे नंबर ही है लेकिन मैंने सिंगल कोट्स में डाल दिया, तो नाउ पाइथन विल कंसिडर 20.5, ये जो नंबर है इसको पाइथन क्या कंसिडर करेगा, इट विल कंसिडर इट एज अ स्ट्रिंग। और उसके बाद जब अगर मैं ट्राई करूंगा अगेन इट विल थ्रो एरर। ये हटा दिया, ये हटा दिया, ओके, नाउ दिस विल वर्क। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सो यहाँ पे एडिशन कैसे होगा, डेटा टाइप कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, ये जो भी कुछ नोट्स में दिया हुआ है वो सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एनीवन, एनी डाउट टिल नाउ, क्लियर है सबको।
हाँ सर। ओके। Yes, sir. वेरिएबल नेम कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। सो हम लोगों के वेरिएबल्स जो है वो कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए। कीवर्ड्स मतलब फॉर जो है दैट इज द कीवर्ड। इफ आई यूज फॉर, ये देखो ये फॉर जो है दिस इज द कीवर्ड फॉर लूप क्रिएट करने के लिए। सो मेरा कोई एक वेरिएबल उसका नाम फॉर नहीं हो सकता। इफ आई राइट फॉर इक्वल टू 10 दिस इज नॉट अलाउड। ठीक है, क्यों? बिकॉज फॉर इज अ कीवर्ड। ये क्या बता रहा है देखो, फॉर इक्वल टू 10 इज नॉट अलाउड, इनवैलिड सिंटेक्स। वाई? बिकॉज फॉर इज अ कीवर्ड। हम लोग फॉर को पाइथन में कोई अलग पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, तो आप फॉर नाम का वर्ड, फॉर नाम का आप एक वेरिएबल नहीं बना सकते। आई कैन राइट फॉर स्टूडेंट, दिस इज अलाउड। अभी वो मुझे एरर नहीं देगा, देखो। ठीक है, नाउ इट डज नॉट जनरेट्स एनी एरर, दिस इज अलाउड। सो आई कैन, वी कैन नॉट यूज एनी कीवर्ड। सिस्टम रिजर्व्ड वर्ड्स को हम लोग यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। फॉर, इफ, एल्फ, एल्स, एंड, ये सारे हम लोगों के सिस्टम रिजर्व्ड कीवर्ड्स होते हैं, तो वो आप यहाँ पे उसको यूज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है देखो, एंड, एज, ब्रेक, क्लास, कंटिन्यू, def to define any function, in, if, और, not, while loop यूज होता है, रिटर्न, ट्राई कैच में ट्राई होता है, रेज, प्रिंट। अब प्रिंट जो है वो मैं सिंपल स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ यहाँ पे ऊपर, तो मैं यहाँ पे आई कैन नॉट राइट प्रिंट इक्वल टू 10, बराबर है, ये वो अलाउड नहीं करेगा, है ना। देखो अब इसने क्या किया, यहाँ पे ये जो प्रिंट है ना, ये जब अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट एन ब्रैकेट प्रिंट, सो अब क्या हो रहा है, मैं प्रिंट स्टेटमेंट को ही वापस प्रिंट करने का ट्राई कर रहा हूँ। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। सो क्या बता रहा है देखो, इंटीजर कॉल हो रहा है और यहाँ पे मैं प्रिंट व जो है ये मेरा रिजर्व्ड कीवर्ड्स है और उसी को मैं वापस यहाँ पे प्रिंट करने का ट्राई कर रहा हूँ। सो दिस इज नॉट अलाउड। सो अगेन जो सिस्टम रिजर्व्ड कीवर्ड्स है उसको आप कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते, दिस इज नॉट अलाउड। टाइप कन्वर्जन बहुत सिंपल एंड क्वाइट इंटरेस्टिंग थिंग। टाइप कन्वर्जन कौन से टाइप कन्वर्जन होते हैं, इंट, फ्लोट, है ना, स्ट्रिंग। अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि मेरे पास, हम लोग लेट्स से वी हैव a इक्वल टू 20.5, ठीक है, ध्यान से देखो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, b इक्वल टू, ओके मैंने बताया था ना आपको टाइप कन्वर्जन, टाइप कास्टिंग कैसे करेंगे, जल्दी से बताओ, आप लोग बताओ। मैंने सिखाया था जिसमें पता है हम लोग जो डेटा है, इफ इट इज ऑफ इंटीजर टाइप वी कैन कन्वर्ट दैट इनटू फ्लोट टाइप एंड वाइस वर्सा। हाउ टू कन्वर्ट इट, जल्दी बताओ कैसे कन्वर्ट करेंगे, एनीवन गाइस? सर उसके आगे एंड लिख के, फ्लोट लिख के। यस, आई विल राइट इंट, बराबर है, यहाँ पे मैं इंट लिखूंगा और इसको मैं सपोज ए में सेव कर रहा हूँ एंड इसके बाद में इफ आई राइट प्रिंट ए, तो अब मेरा जो ए वाला वेरिएबल है उसका डेटा टाइप क्या हो गया, सॉरी टाइप फंक्शन लिखना पड़ेगा ना, टाइप ए। तो जो ए वाला फंक्शन है मेरा उसका डेटा टाइप क्या हो गया, इंटीजर हो गया। मैंने वैल्यू क्या सेव किया था, 20.5 विच इज अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, लेकिन मैंने क्या किया, उसको टाइप कास्ट किया। सेम वे में मैं और वे में इसको टाइप कास्ट कर सकता हूँ। आई कैन राइट b इक्वल टू 20.55 एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा इंट b, ठीक है। सो मैंने अभी क्या किया, पहले मैंने b के अंदर एक फ्लोट टाइप का वैल्यू सेव कर दिया एंड उसके बाद में अब मैं क्या कर रहा हूँ, b जो है उसको मैं टाइप कास्ट कर रहा हूँ इनटू इंटीजर, और इसका उल्टा करता है। मेरे पास वैल्यू है 55, वो मैंने b में सेव किया, और फ्लोट, ठीक है। देखो सिर्फ अगर मैं b प्रिंट करूंगा ना,
ये वाला जो स्टेटमेंट है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ. सो नाउ इफ आई ओनली प्रिंट बी, तो ये क्या बता रहा है, 55 बता रहा है. देखो 55 आ रहा है. ओके, अब जब मैंने क्या किया, बी जो इंटीजर टाइप का वेरिएबल था, 55 मतलब इंटीजर वैल्यू हो गया ना, डेसिमल पॉइंट में कोई वैल्यू नहीं है, इसको मैंने फ्लोट में कन्वर्ट किया. और उसके बाद में व्हेन आई प्रिंट ए, तो अब ये क्या करेगा, इंस्टेड ऑफ 55 इट गिव्स 55.0. मतलब मेरा सिंपल जो नंबर था इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर. इसको टाइप कन्वर्जन बोलता है. सेम वे सपोज मैंने यहाँ पे बी सिंगल कोट्स में डाला है. देखो 55 जो नंबर है वो सिंगल कोट्स में डाला है. तो व्हेन आई राइट समथिंग इन सिंगल कोट्स, मतलब वो क्या हो गया, ये आपका स्ट्रिंग हो गया है ना. तो अब अगर मैं यहाँ पे बी जो है इसका डेटा टाइप अगर प्रिंट करूंगा तो वो मुझे क्या देगा, स्ट्रिंग देगा. सो इफ आई जस्ट अनकमेंट दिस लाइन एंड प्रिंट टाइप ऑफ बी, ये लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ. सो नाउ इट गिव्स मी दैट बी इज ऑफ अ स्ट्रिंग टाइप. देखो है ना. और इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना रहेगा इनटू इंटीजर, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बी के आगे यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, इंट बी. एंड उसके बाद अगर मैं अगेन इफ आई uncomment this, I comment this and I will write print type A. सो अब क्या हो गया, मेरा A टाइप का जो वेरिएबल है वो क्या हो गया, इंटीजर हो गया. इसको टाइप कास्टिंग बोलते हैं. आई होप दिस इज क्लियर. सो व्हेन देर आर एनी नंबर्स जो अगर स्ट्रिंग फॉर्मेट में गलती से सेव हो गया है, उसी को आप टाइपकास्ट करके इंट या फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं. लेकिन अगर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है टेस्टिंग, दैट इज अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं मैंने बी के अंदर, और उसको अगर मैं इंटीजर या फ्लोट में कन्वर्ट करने की ट्राई करूंगा तो अल्फाबेट्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इंटीजर और फ्लोट, इट गिव्स मी एरर. देखो यहाँ पे, ठीक है, इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर, जहाँ पे आई एम ट्राइंग टू कन्वर्ट वेरिएबल सॉरी अल्फाबेट्स इनटू इंटीजर टाइप, नंबर्स टाइप. तो TEST इसको मैं नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. एनीवन एनी डाउट्स? सो यहाँ पे ये देखो आपको कन्वर्जन के अलग अलग वेज दिए हुए हैं. ये जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे ना आपको और समझेगा. यू सपोज टू ट्राई फ्रॉम दिस टेबल नाउ. ये आपका एक टास्क है कि यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के कन्वर्जन मेथड्स दिए हुए हैं. सारे हम लोग यूज़ नहीं करते हैं. जब हम लोग ऐसे कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशंस या प्रोग्राम्स बनाते हैं वो टाइम पे ये अलग अलग दूसरे कन्वर्जन्स का हेल्प होता है हम लोग को. तो आपको ये टेबल पढ़ना है जिसमें अलग अलग दूसरे कौन से टाइप के कन्वर्जन दिए हुए हैं वो आपको याद रखना है. कॉम्प्लेक्स नंबर्स मतलब रियल और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं. तो मैं यहाँ पे एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर लाइक 5J, सो दैट्स रियल एंड इमेजिनरी नंबर. 5x रियल एंड इमेजिनरी नंबर, तो वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया जहाँ पे नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों साथ में है. ठीक है. देन ये ट्यूपल, लिस्ट, सेट, डिक्शनरी, ये जो है ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये हम लोग के अलग से टॉपिक है. सो अभी मैं अगर आपको ये बताऊंगा अभी कुछ नहीं समझेगा. जब हम लोग ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डिक्शनरी क्रिएट करेंगे हम लोग पाइथन में, तभी आपको प्रॉपर समझेगा. सो ये टेबल जो है जब हम लोग एग्जाम के लिए पढ़ेंगे, दिस टेबल इज गोइंग टू बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू. इसको आप वापस रिवाइज करेंगे और MCQs के लिए यहाँ से आपको पढ़ना है ये टेबल. ओके, अब तक जो भी मैंने कुछ बोला, एनीवन एनी डाउट्स, जल्दी बोलो. नो सर. So, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर. सिंपल है. यस जो हम सर. लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था वैसा ही कुछ अभी भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं. सो आई एम नॉट basically I'm not discussing anything which is very unique. We are only discussing some points which are common, which are we basically apply in any programming language. तो इसके आगे नेक्स्ट जो है ना, ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स,
यहाँ से हम लोग नेक्स्ट टाइम करते हैं, जिसके अंदर मैं आपको अलग अलग पैटर्न्स बताऊंगा, ठीक है। सो विल वर्क ऑन दिस इन नेक्स्ट लेक्चर। अभी आज के लेक्चर में मैं आपको सिर्फ यहाँ पे जो अभी हम लोगों ने ट्राई किया वैसा आपको ट्राई करना है। एक सिंपल सा प्रोग्राम यू सपोज टू ट्राई। रिमेंबर आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक 3 नंबर्स फ्रॉम द यूजर। ओके, ध्यान से सुनो, 3 नंबर्स यू आर सपोज टू टेक फ्रॉम द यूजर। फर्स्ट कन्वर्ट ऑल द नंबर्स इनटू फ्लोट, देन उसका एवरेज निकाल के आउटपुट प्रिंट करना है। चलो जल्दी से करो। यूजर के पास से वी सपोज टू आस्क फॉर 3 नंबर्स, कन्वर्ट इट इनटू इंटीजर एंड उसका एवरेज निकाल के बताओ मुझे, एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। ठीक है, चलो डू इट क्विकली, जल्दी से आउटपुट पोस्ट करो इन चैट, जल्दी करो गाइस। वेरी गुड चेतन, व्हाट अबाउट अदर्स? चलो जल्दी करो, जस्ट 1 स्टूडेंट, व्हाट अबाउट अदर्स? छोटा सा 2 मिनट का प्रोग्राम नहीं है, जल्दी करो अदर्स, डू इट क्विकली। ओके, तरुण, फर्स्ट यू हैव सिलेक्टेड नंबर्स इन फ्लोट और बाद में आपने इंट में किया, and वापस when we are fetching out the average again you are converting that average value into integer. Okay, any specific reason? आपने बोला कन्वर्ट करने को इंट से फ्लोट या फ्लोट से कुछ आपने बोला। फ्लोट में ही बोला ना मैंने, इंट में बोला क्या वापस? हाँ सर, पहले सर आपने इंटीजर फ्लोट को बोला बोला हाँ था। था सर, आपने इंट में ओके, बोला। इंटीजर में बोला, ठीक है ओके ओके ठीक है, गुड, वेरी गुड। ओके, सो आई होप आज के लेक्चर में जो भी कुछ हम लोगों ने पढ़ा है, डिस्कस किया है, दैट्स क्लियर टू एवरीवन। नाउ विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक अगर किसी को कोई भी डाउट है लेट मी नो। चलो नेक्स्ट लेक्चर मिलता है, या बाय बाय।